गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे और अपना इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम लोग पॉलिटी के टेस्ट सीरीज को संचालित कर रहे हैं, तो उसमें आप सभी लोग का बहुत स्वागत है। तो शानदार सेशन है जीएस पॉलिटी का, ये बेहतरीन आपको एमसीक्यूज यहाँ मिलते हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो चलिए, तो पॉलिटी जीएस टेस्ट एमसीक्यू सीरीज है ये। आपकी यूपी पीसीएस 2022, आरओ 2021 मेंस और अन्य जो भी परीक्षाएं हैं आपकी, उन सभी में आपको पता है जीएस के पार्ट के रूप में पॉलिटी आती है। तो एक अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस यहाँ पर जो है आपको देखने को आज मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन बिना किसी देरी के। उससे पहले अपना परिचय दे दूं आपको। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय, साथ में एलएलबी हूं, 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी और करंट अफेयर का सेशन में लेकर आता हूं। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉलिटी जीएस टेस्ट की हम लोग शुरुआत करते हैं, जो कि आपको यूपी पीसीएस और आरओ 2022 के लिए ये मिलता है। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि? क्या महत्वपूर्ण कारण है, उसके माध्यम से आप लोग उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, 26 जनवरी के दिन ही क्यों संविधान को लागू किया गया, इसके पीछे का क्या वाजिब कारण है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अगर हम बात करें कि क्यों लागू किया गया 26 जनवरी के दिन ही हमारा संविधान, क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? क्वेश्चन नंबर 2। जो संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2। तो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उद्घाटन अधिवेशन पूछ रहा है, यानी कि टेम्परेरी जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनके बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद हम जो है स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 3। कौन थे? सरदार पटेल। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा द्वारा जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन नंबर 4। तो कौन नहीं था? विलियम वुड जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ये लोग शामिल थे कैबिनेट मिशन में। रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? क्वेश्चन नंबर 5। रेडक्लिफ समिति का जो गठन किया गया था, उसकी क्या भूमिका थी? तो रेडक्लिफ समिति का गठन किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, और इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो रेडक्लिफ लाइन के नाम से भी जानी जाती है।
भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, यहां पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान देना है आपको कि कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। कितनी थी? 15। तो कितनी थी कुल? आपकी कुल संख्या थी 15। ठीक है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 7। तीसरा वाचन कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा का तीसरा वाचन कब से प्रारंभ किया गया, पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। आंसर है 14 नवंबर 1949 को जो है क्या हुआ था, जो संविधान सभा का तीसरा वाचन था वो प्रारंभ हुआ था। कब? 14 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था किस तिथि को? क्वेश्चन नंबर 8। भारत का संविधान कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। क्योंकि 26 जनवरी भी दी हुई है, 26 नवंबर 1949 भी दिया गया। ध्यान दीजिएगा, हमारा संविधान हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसे अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं लोग। 1935 और 1937 में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है एग्जैक्ट 1937, क्योंकि स्थापित होने का सब ईयर पूछ रहा है, ना कि इस अधिनियम के माध्यम से। तो अधिनियम था 1935 और स्थापना वर्ष है संघीय न्यायालय का 1937। तो 1937 में जो है क्या हुआ था, ये स्थापित हुआ था। ठीक है। 1935 का अधिनियम था जिसमें एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था और उसके माध्यम से 1937 में एक संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। निम्न में एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्या नहीं सम्मिलित था, पूछा जा रहा है। एक विशेषता नहीं थी 1935 के अधिनियम की, कौन सी? क्वेश्चन नंबर 10। आंसर है इसका अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। गलत है। ये अवशिष्ट विषय जो थे वो गवर्नर जनरल को दिए गए थे, ना कि इसको विधायकों, अरे विधायिकाओं को नहीं दिए गए थे, गवर्नर जनरल को दिए गए थे। दिए गए कथन गलत है। बाकी सभी विशेषताएं 1935 के अधिनियम में उपस्थित थी। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 11। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है, यानी कि मैक्सिमम चीजें हमने जो ली हैं 1935 के अधिनियम से ही ली हुई हैं। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 1937 में चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार आया हुआ सवाल एग्जाम में है। 8 प्रांतों में जो है कुल
क्या हुआ था? प्रांत में 8 प्रांतों में क्या हुआ था? मंत्रिमंडल यानी सरकार बनी थी किसकी? कांग्रेस की। 1935 में प्रावधान किया गया था चुनाव का, उसके माध्यम से प्रांतों में चुनाव हुआ था और कुल 8 प्रांतों में क्या हुआ था? कांग्रेस की सरकार बनी थी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 3। एक बार सेशन को लाइक और शेयर प्लीज सभी लोग जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए, द्वैध शासन का अर्थ क्या था, पहले आपसे बता देता हूं आंसर क्या इसका। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजित किया गया था। जो प्रत्यायोजित विषय थे प्रांतों को, उसमें को दो पार्ट में बांटा गया था। एक को कहा गया हस्तांतरित और एक को कहा गया आरक्षित। तो इस तरीके से क्या था, दो तरीके से शासन हो रहा था प्रांतों में, हस्तांतरित और आरक्षित विषय को। इसी प्रक्रिया को बोला गया द्वैध शासन यानी कि डायरकी सिस्टम। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, किस लिए बनाई गई थी बटलर कमेटी? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर ध्यान दीजिएगा। बटलर कमेटी बनाई गई थी भारत सरकार व देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारने के लिए। बटलर कमेटी का निर्माण किया गया था। जो जो देशी रियासतें थी और उस समय की ब्रिटिश भारत सरकार थी, उनके संबंधों को बेहतरी के लिए क्या है, बटलर कमेटी या बटलर कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, एक तरीके से कैसे जैसे अंतर्राज्यीय संबंध है, अंतर्राज्यीय परिषद है, उस तरीके की चीज ये थी। ठीक। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि, लास्ट कौन से दिन जो है संविधान सभा की बैठक हुई थी? लास्ट जो बैठक हुई, ध्यान दीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक अंतिम रूप से हुई थी। 24 जनवरी 1950। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन ये। अंतिम बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, वो हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? मतलब शुरुआत जो हुई थी किसके द्वारा हुई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा। मार्लेमेंटू सुधार 1909 के अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया था? जो हमारे यहाँ पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई थी, इसमें क्या किया गया, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन के लिए व्यवस्था की गई थी। और ये आगे चल के जो है एक समस्या का कारण भी, भारत के विभाजन टाइप बना। भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था भारत की तरफ से? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, तो ध्यान दीजिएगा। एन एम जोशी। एन एम जोशी को जो है आधिकारिक रूप से भारत की तरफ से भेजा गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में। जो मजदूरों का सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से एम एन जोशी को भेजा गया था। ठीक है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18।
एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की स्थापना। ठीक है, अंतिम लक्ष्य क्या था दोनों का, मार्क्सवाद और गांधीवाद का, कि राज्य विहीन मतलब कोई भी कंट्रोलिंग पावर ना हो, ऐसा समाज हो, अपने आप स्वनियंत्रण को जो है दो, एक तो स्वनियंत्रण गांधी जी का खास टारगेट था, लेकिन अंतिम लक्ष्य दोनों का था कि राज्य विहीन समाज होना चाहिए। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 19 किस चीज से होती है? लौकिक सार्वभौमिकता प्रतीत होती है, हमें वो कैसे प्रतीत होती है? क्वेश्चन नंबर 19। तो हमारे संविधान की जो शुरुआत होती है हम भारत के लोग शब्द से, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से शुरू होती है, जिससे ये समझ में आता है कि हमारे यहाँ पे प्रत्यक्ष या भौतिक सॉरी लौकिक लोक और जो है सार्वभौमिकता हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, क्योंकि अंतिम सत्ता जो है वो कौन है? जनता है। तो नंबर 19। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है स्टेटमेंट है? क्वेश्चन नंबर 20। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। बस एक मिनट का संदेश में शेयर कर दूं, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 20 आंसर क्या है आपका? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1950 में लागू संविधान का अंग नहीं थे, क्योंकि ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। अगला सवाल है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? क्वेश्चन नंबर 21। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था पूछा जा रहा। क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसमें सम्मिलित समिति में नहीं थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 किसके द्वारा? आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कल 11 बजे जो सेशन होगा उसमें एकदम बेहतरीन सवाल जो है आप लोग को मिलेंगे पॉलिटी के, जो थोड़े से हाई लेवल के होंगे। कल 11 बजे सेशन है इसी चैनल पर, जो कि पॉलिटी का पार्ट 2 सेकंड टेस्ट है आपका। तो आप उसको ज्वाइन करके एक हाई लेवल क्वेश्चंस को, आज मैंने हल्के क्वेश्चन रखे हुए हैं, कल जो है क्वेश्चंस का लेवल काफी हाई रहेगा। तो 11 बजे आप लोग जुड़कर एक बेहतरीन सेशन का एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं अपनी तैयारी कैसी है आपकी। आंसर है संविधान सभा द्वारा। आसान क्वेश्चन। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कई बार पूछा गया सवाल है, बिल्कुल ठीक है। मिले क्वेश्चन नंबर 23। तो कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो है
लगा है किसको? संविधान सभा को संविधान को पूर्ण करने में। बिल्कुल ठीक। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। राजकीय चिन्ह जो है हमने कब अंगीकृत किया? स्टेट एम्बलम, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। आंसर है आपका, क्या होगा? आसान क्वेश्चन। 26 जनवरी 1950 को ही, जिस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, उसी दिन हमने राजकीय चिन्ह भी अपनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 25। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 25। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है दो नामों में अधिकतर। मैं जो आंसर बता रहा हूँ लोक सेवा आयोग द्वारा जो है माना हुआ आंसर, आप लोग भी इसी को लगा के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर है आपका, ध्यान रखिएगा, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कृपलानी भी कहीं कहीं आपको किसी बुक में मिलेगा, लेकिन लोक सेवा आयोग जो इसका आंसर मानता है वो मानता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगर आ जाता क्वेश्चन और दोनों विकल्प रहते हैं तो आप राजेंद्र प्रसाद को जो है टिक करके आइए, ज्यादा सही रहेगा। नहीं, सही कर लीजिए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 26। तो कब किया गया था? बहुत बार आया हुआ सवाल एग्जाम में। 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया? 22 जनवरी 1947। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? क्वेश्चन नंबर 27। तो कौन थी, किसकी पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार आया हुआ सवाल है एग्जाम में, लेबर पार्टी। आज वो सवाल जो आ चुके हैं, कल वो सवाल रहेंगे 11 बजे जो आने की संभावना है। ठीक है। तो कल के सवाल जो हाई लेवल के होंगे आपके, 11 बजे सुबह आपको भी सेशन मिलेगा, वो जरूर कर लीजिएगा आप लोग। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 28। पहली बैठक की तिथि पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28। पहली बैठक की तिथि, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आज आप लोगों को 8:30 बजे करंट अफेयर का सेशन मिलेगा। 8:30 PM पर करंट अफेयर सेशन होगा आपका, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। 8:30 बजे फ्री सेशन है सभी लोगों के लिए। आंसर है आपका 9 दिसंबर 1946। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। B. R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। संविधान सभा का निर्वाचन कहां से हुआ था? क्वेश्चन नंबर 29। ध्यान दीजिएगा, मुंबई प्रेसिडेंसी से जो है हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, मुंबई प्रेसिडेंसी से, पश्चिम बंगाल से नहीं, मुंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? क्वेश्चन नंबर 30। बर्मा को भारत से अलग किया गया किस संविधान, सॉरी, किस अधिनियम के द्वारा?
किसके द्वारा अलग किया गया था? बर्मा को भारत से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से, ठीक है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? क्वेश्चन नंबर 31। ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ सवाल है, उत्तर देने का प्रयास करें ताकि अब एग्जाम में आया तो गलती आप लोगों की ना हो। बहुत बार आया हुआ सवाल एग्जाम में है। 23 जुलाई 1947। देखिए आंसर है इसका 22 जुलाई 1947, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को जो है स्वीकार किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 32। इंपॉर्टेंट है ये भी। उद्देशिका जिसे आप कहते हैं उद्देश्य बन गई बाद में, उसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में? हाँ मलय। एक बार सेशन को लाइक शेयर प्लीज कर दीजिएगा सभी लोग, अपने ग्रुप में जो भी आपके हो एक बार शेयर कर दिए, क्योंकि ये नया चैनल है और अभी नई नई क्लासेस मेरी जो है चल रही हैं, पुराने वाले चैनल पे चलती थी, तो लोगों तक पता चल जाएगा। एक बार अपने सर्कुलेशन में आप लोग इसको जरूर शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। तो आसान क्वेश्चन है तो, इसके द्वारा संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन नंबर 34। तो पहली अंतरिम सरकार गठित की थी, उसमें से कौन एक सम्मिलित इसमें नहीं था, पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34। कृष्णन जो थे वो जो पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार थी उसमें शामिल नहीं थे। एस राधा कृष्णन, मतलब सी होगा क्वेश्चन नंबर 34। जगजीवन राम थे, उनको श्रम मंत्रालय दिया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 35। अवशिष्ट शक्तियां या अवशेष शक्तियां जो है किसे प्रदान की गई थी? क्वेश्चन नंबर 35। किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल के पास थी, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां कौन थी? जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में नहीं थी, उन शक्तियों का क्या कहा गया? अवशिष्ट शक्तियां कहा गया। और वो किसके पास थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी, ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्वेश्चन नंबर 36। 36 पे आ जाइए, थोड़ा सा कमेंट आगे पीछे आप लोग के। क्वेश्चन नंबर 36। बहुत बार आया हुआ सवाल एग्जाम में और गलतियां इसमें खूब होती हैं। 36 नंबर क्वेश्चन पे, यस बिल्कुल ठीक है। नहीं ठीक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है आपका बी एन राव। बी एन राव को जो है संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा का नियुक्त किया गया था, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 37।
पहली जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था स्वतंत्रता के बाद, उसमें पहला कानून मंत्री कौन बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 37। किसे बनाया गया? बी आर अंबेडकर को बनाया गया। किसको? बी आर अंबेडकर को जो है बनाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात पहले कानून मंत्री के रूप में इनको कमान संभाल दी गई थी। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? क्वेश्चन नंबर 38। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये स्टेटमेंट किसका है? क्वेश्चन नंबर 38। हाँ, प्लस पे वही आ रहा है, नेक्स्ट जो शुरू होगा वही लेके आ रहे हैं हमारे। ठीक है, यहां भी थ्योरी करा रहे हैं, आप इसको यहां भी कर सकते हैं डेली 8 PM पर अभी, लेकिन यहाँ पे लक्ष्मीकांत नहीं करा, लक्ष्मीकांत वहां लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 38। स्टेटमेंट किसका है? ऑस्टिन का है, ध्यान दीजिए किसका है? ऑस्टिन का। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य कैसे आए थे? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। कैसे? प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, कैसे हुए थे? प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। कल बारिश बहुत हो रही थी, कल से ना आज भी दिन में बारिश हो रही थी, इस वजह से दिन वाली क्लास भी नहीं ले पाया था मलय में। तो उसके वजह से क्या हो रहा था, बहुत लाइट और इंटरनेट का इशू हो रहा है दिल्ली विल्ली की तरफ। ठीक है, इस वजह से शेड्यूल करनी पड़ी थी। आज होगी 8:30 बजे। ठीक। 40। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट है आपका आइवर जेनिंग्स का। किसका है? आइवर जेनिंग्स का। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अनअकैडमी पर ऐप पर कैसे पहुंचना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करना है। सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल से आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेंगी। इन फ्री क्लासेस टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड PS10 यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट और साथ साथ फ्री क्लासेस अनलॉक करने के लिए रिफरल कोड मेरा यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का, एक्सेस मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागोगी एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। एक विजेता नामक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है जिसके माध्यम से हर संडे को आप पार्टिसिपेट करके इसमें रैंक 1 से लेकर 25 तक के बच्चे 100% स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी के किसी भी कोर्स का। 16 फरवरी से ये बैच जो है सारथी नामक जो है शुरू हो रहा है PCS 2022 के लिए। इसको आप लोग जो है ज्वाइन करके अपनी PCS 2022 की तैयारी कर सकते हैं। इसी क्रम में 13 से 16 फरवरी फ्री मिनी सीरीज का संचालन किया जा रहा है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूपी PCS प्रीलिम्स 2022 के लिए। ये फ्री मेंस के लिए टेस्ट सीरीज का संचालन किया जा रहा है, इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। PCS मेंस टेस्ट सीरीज है यूपी PCS 2021 के लिए। ये देखिए बहुत शानदार ऑफर उन बच्चों के लिए जो लोग यूपी SSS वीडियो री एग्जाम जो होने वाला है मार्च में, उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए जो है अनअकैडमी ने एक अलग सब्सक्रिप्शन निकाल दिया है। मात्र 900 रुपए महीने में आप इसको ले सकते हैं और इसमें सारे बेहतरीन टीचर्स आपको इसका क्या कहते हैं अलग अलग टॉपिक कवर अप कराएंगे, जो कि वीडियो की काफी अच्छा पद होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास तैयारी का, आप एक महीने 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसको भी लेने के लिए आप रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके तैयारी को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये ले लीजिएगा। देखिए एक महीने की फीस 900 रुपए है, 3 महीने वाला कोर्स लेंगे 2250 रुपए वाला। 3 महीने ले लीजिए क्योंकि हो सकता है मार्च में हो या अप्रैल में भी, गारंटी नहीं है, लेकिन आप इसको लेके तैयारी को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 आप यूज करिएगा। बैच कोर्सेज की अगर बात करें तो मेंस के लिए जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का संचालन किया जा रहा है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं PCS मेंस के लिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी और हिंदी लिटरेचर का सब्जेक्ट मिलता है। इसी क्रम में PCS 2023 के लिए बैच शुरू किया जा चुका है, फाउंडेशन बैच है ये।
और एक नया पीसीएस 2022 के लिए बैच 11 फरवरी शुरू किया जा चुका है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक में टीचर्स मिलकर आपको बेहतरीन सेशन उपलब्ध कराते हैं पीसीएस फिल्म्स 2022 के लिए। उसके साथ साथ 16 फरवरी से भी एक नया बैच शुरू हो रहा है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बेहतरीन फैकल्टी आपको इसके लिए यहाँ पर मिलती है। ये 11 फरवरी को 4 बजे ओरिएंटेशन बैच है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ मेंस के लिए जो बैच है 2 फरवरी से है, इसमें आपको पॉलिटी का सेशन मेरा चल रहा है। तो पॉलिटी तो हर जगह कंबाइंड होती है, पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी पॉलिटी कर सकते हैं यहाँ पे मेरे साथ, और आरओ मेंस के लिए शाम 6:30 बजे प्लस पर ये क्लास उपलब्ध है मेरी। बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है आपका सबऑर्डिनेट लोअर पीसीएस आरओ यूपीएसआई यूपी सीपेट लेखपाल बी और ऑप्शन सब्जेक्ट के लिए हमें अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा। तो बताओ सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सारी सारी चीजें मिलती है, अलग अलग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फीस की अगर हम बात करें तो 24 महीने की फीस 13,600 रुपए है, 12 महीने की फीस 9,350 रुपए है, और यहाँ पे आप रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। 24 महीने की फीस 12,240, एक साल की फीस 8,415, 6 महीने की फीस 6,885, मंथली ऑप्शन के साथ भी इसको आप ले सकते हैं। रेफरल कोड PS10 याद रखिएगा। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है बिहार यूपी कंबाइंड तैयारी करने के लिए, इसको आप साथ में लेके बिहार और यूपी की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। बक्स बाउंड्री कार्यक्रम, किसी वीडियो की शिकायत है तो शिकायत अपन अकेडमी को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो है वो प्राप्त हुई? क्वेश्चन नंबर 41, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बजट पर बहस करने की शक्ति तो बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मिला था आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1992 में पहली बार, ठीक है। नो बी, भारत परिषद अधिनियम 1992 के माध्यम से विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति पहली बार प्रदान की गई थी। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो ध्यान देना है आप लोगों को, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा प्रति 10 लाख पर एक सदस्य को चुना गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, आसान क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रावधान किया गया था और इसी क्रम में 1774 में क्या हुआ था? की स्थापना की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? सेंट्रल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 44, हाँ हाँ मलय, अब काफी आराम है। क्वेश्चन नंबर 44, आंसर है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। द्वैध शासन केंद्र में स्थापित किया गया था इसी के माध्यम से। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? क्वेश्चन नंबर 45, अभी मैंने जिक्र भी किया इसका। क्वेश्चन नंबर 45, नो, ध्यान दीजिएगा, 10 लाख पर एक, 10 लाख प्रति व्यक्ति, 10 लाख प्रति व्यक्ति ये होना चाहिए, ठीक है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था किसके माध्यम से? क्वेश्चन नंबर 46, इंपॉर्टेंट सवाल, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे पहले संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था किसके माध्यम से? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रस्ताव जो किया था वो किया था क्रिप्स मिशन ने। किसके ने? क्रिप्स मिशन ने। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में
1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 47। इल्बर्ट बिल। बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। भाई 47 का आंसर क्या है? जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रखना इसमें शामिल किया गया था इल्बर्ट बिल में, और इसी का विरोध जो है यूरोपियन ने किया था। ठीक है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। ये शक्ति कहां से मिली थी, कहां शुरुआत हुई थी इसकी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की, उस टाइम राष्ट्रपति नहीं थे तो गवर्नर जनरल को दिया गया था अध्यादेश जारी करने का, और वही से जो है हमने इसको अंगीकृत यहाँ पर अपने यहाँ पर एसटीज उठा लिया। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब? क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय विधान पालिका सर्वप्रथम द्विसदनीय बनाई गई कब? क्वेश्चन नंबर 49। तो कब बनाई गई? 1919 के अधिनियम के माध्यम से जो विधानसभाएं थी उनको द्विसदनीय जो है किया गया था। ठीक है। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई? भारत परिषद की समाप्ति, क्वेश्चन नंबर 50। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत परिषद का निर्माण किया गया था, उसका समापन जो है जो किया गया था वो किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था पूछा जा रहा है भारत परिषद का। क्वेश्चन नंबर 50 ध्यान देना है, उसका किया गया था आपका 1935 के अधिनियम के माध्यम से भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। तो ये रिपीट हो गया, थोड़ा सा पहले आया था क्वेश्चन। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। 10 लाख पर एक व्यक्ति को जो है प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में चुना गया था। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। तो भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा संभव लेना बनाया था। थोड़ी बहुत जो उनको छूट मिली थी वो मिली थी आपकी चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। किसके? 1833 का चार्टर एक्ट जो था उसके माध्यम से। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 53। बिल्कुल ठीक। तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि स्थायी बने थे और यही बने रहे थे बाद तक भी, जब तक आजादी मिली तब भी जो है यही थे हमारे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति, क्वेश्चन नंबर 54।
क्वेश्चन नंबर 54 कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, रिपीट करके छोड़ दीजिए। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम के माध्यम से? क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम में? क्वेश्चन नंबर 56। ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की बात की गई थी 1935 के अधिनियम में, हालांकि इसे कभी फलीभूत नहीं किया जा सका, लेकिन यह प्रावधान जो किया गया था वो किया गया था 1935 के अधिनियम में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 57, संवैधानिक निरंकुशता। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसमें जो है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इसका मतलब था कि एक तरीके से संविधान बनाकर या संविधान जैसी चीज बनाकर क्या किया गया था, बहुत सारे अधिकार वगैरह दिए गए जनता को, लेकिन उसके साथ साथ निरंकुशता जो थी वो ब्रिटिश सरकार की बनी रही। तो उसको इसीलिए इसको बोलते हैं कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत था 1935 का अधिनियम, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 58। तो ये रिपीट करके इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। 9 दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? संविधान बनने के लिए कुल कितने अधिवेशन करने पड़े थे? क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन करीब हुए थे? ध्यान दीजिएगा, कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने? कुल 12 अधिवेशन, ठीक है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 60। 15 सालों तक जो वयस्क मताधिकार है उसको निलंबित करने की बात कही गई थी। क्यों कहा गया था? इसलिए कहा गया था कि उनका मानना था कि अभी लोगों को अपने अधिकार बोध का और अपने वोट के बोध का सही से एहसास नहीं है। हाँ, 12। इसलिए अभी जो है लोगों के अंदर परिपक्वता जब तक नहीं आ जाती तब तक इसको निलंबित करके रखा जाए। ये सुझाव दिया था आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई हैं? क्वेश्चन नंबर 61। ये फिर रिपीट हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, तो हम लोग बता देते हैं आप लोगों को। गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियां जो है दे दी गई थी। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन बना था? बिल्कुल ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 61, जो संघ संविधान या संविधान सभा की संघ संविधान समिति थी उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 62। कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल। तो किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। किसको? जवाहरलाल नेहरू। नहीं नहीं नहीं, जवाहरलाल नेहरू। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? क्वेश्चन नंबर 63। पूर्ण बहुमत कहां पर नहीं मिला था? क्वेश्चन नंबर 63। कहां नहीं मिला था? ध्यान देना है, जो कि गढ़ थे राजनीति की, बंगाल, वहीं पर जो है पूर्ण बहुमत कांग्रेस को नहीं मिल पाया था। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया? मतलब किस चार्टर एक्ट के माध्यम से? बंगाल, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 64।
कहा गया कि वायसराय अपनी कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या वृद्धि कर सकते हैं। ये किस चार्टर या किस अधिनियम के माध्यम से ये शक्ति दी गई थी? दी गई थी ये आपकी 1861 के अधिनियम के माध्यम से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 65। कोई बात नहीं, रिवीजन करिए लगातार। क्वेश्चन नंबर 65। देखिए, लिखित संविधान की बात उसमें नहीं हुई थी, बाकी सभी चीजें जो है इसमें सम्मिलित थी। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? क्वेश्चन नंबर 66। 66। संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 66। ये सवाल आए तो गलती मत कीजिएगा। हमारा संविधान पूरा हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन कुछ ही पार्ट जो है लागू किया गया था, यानी 11%। बाकी शेष जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बन के तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? आसान क्वेश्चन हो गया, स्किप कर दी। 26 जनवरी 1950 को पता है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। हाँ, तो संविधान सभा के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से क्या उल्लिखित योजना पर आधारित है? किस योजना पर आधारित था जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन था? कहां से आया वो? क्वेश्चन नंबर 69। नंबर 69। तो कहां से आया? भारत सरकार अधिनियम 1935। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 70। ध्यान देना है, 1813 के चार्टर के माध्यम से चाय और चीन को छोड़कर सभी व्यापार अधिकार जो है एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। और 1833 के माध्यम से क्या किया गया था? इसको भी समाप्त कर दिया गया था। पूर्ण रूप से व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया था किसका? कंपनी का। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71। ध्यान देना है, बंगाल में बनी थी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस को जो है बहुमत नहीं मिल पाया था। कृषक पार्टी के साथ मिलकर बना ली थी। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये किसका सुझाव था? क्वेश्चन नंबर 72। जान अहमद नहीं, महात्मा गांधी। ये स्टेटमेंट था, गांधी जी का विचार था कि ऐसा कर देना चाहिए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73। अंबेडकर के अलावा कितने अन्य सदस्य और उसमें शामिल थे? क्वेश्चन नंबर 73।
कितने थे? कुल ध्यान रखिएगा 7 थे, 6 अन्य थे और एक खुद अंबेडकर जी थे, 6 और टोटल कितने हो गए? 7। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 74। आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। एक बार सेशन को लाइक से प्लीज कर दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 74। 8:30 बजे करंट अफेयर का फ्री सेशन आप लोगों को अनअकैडमी स्पेशल सेशन पर है, फ्री है पूरी तरीके से। उसको अनलॉक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, उसको टच करके मेरी प्रोफाइल फॉलो करके PS10 कोड डाल के अनलॉक कर सकते हैं और इसी कोड के माध्यम से आप अनअकैडमी की किसी भी कोर्स में एडमिशन लेके 10% डिस्काउंट जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों काम के लिए आप मेरा रेफरल कोड PS10 यूज कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट और जो भी फ्री क्लास अनलॉक करनी है आपको स्पेशल पर, उसको अनलॉक भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 37 जो था 75, जो 1937 में जो यूपी में मंत्रिमंडल का था प्रांत का, उसमें वित्त विभाग किसके पास दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है, ठीक है, बिल्कुल रफी अहमद किदवई, ध्यान दीजिएगा, रफी अहमद किदवई को जो है वित्त विभाग दिया गया था। संविधान सभा ने B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? यह भी कई बार पूछा जा चुका सवाल एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 76। B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में आपको पता है प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति बनी थी। किस तिथि को जो है इसका गठन किया गया था, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो जिसकी डेट है 29 अगस्त 1947 को, ध्यान दीजिएगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा द्वारा अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत को अनुमोदन किया? रिपीट हो गया है, तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ था? संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत को अनुमोदित किया गया था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 78। एक संघ संविधान समिति थी और एक प्रांतीय संविधान समिति थी। तो ध्यान रखिएगा, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे आपके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु की सही तिथि को इंगित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। तो 1891 यानी 1891 में उनका जन्म हुआ था और 1956 में क्या हुई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? क्वेश्चन नंबर 80। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें गलतियां खूब होती हैं। क्वेश्चन नंबर 80। जन गण मन को कब राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ध्यान दीजिएगा 1950 में जो है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? सॉरी, रिपीट कर गया। आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो आज ही वाले क्वेश्चन कुछ रिपीट हो दो चार, तो उनको मैं तुरंत ही स्किप कर दे रहा हूं। संविधान सभा अपनाई गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ये भी सॉरी रिपीट कर गया। तो आंसर इसका संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा? लग रहा है कुछ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा ही रिपीट हो गए, देख लेते हैं, देख लीजिए। आंसर 2 से 11 में, ये पीछे वाले क्वेश्चन शायद इसमें अटैच हो गए गलती से, ये भी हो गया है क्या? तो अभी एक क्वेश्चन कुछ रिपीट हो गए हैं, इनको भी बस इनको स्किप कर देते हैं, कोई फायदा नहीं। तो अगर नहीं देख पाए तो उसको देख लीजिएगा स्किप करके। कल 11 बजे जो है सेशन आएगा,
वो जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, कल 11 बजे एक बहुत ही सिस्टमैटिक जो है, ये नहीं रिपीट, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये क्वेश्चन जो है आपका, इसका उत्तर है आपका 100 का, ध्यान दीजिएगा, डी, आइवर जेनिंग्स। ठीक है, आइवर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और डेली आप लोग जो है 8 PM पर करंट अफेयर का सेशन मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी तरीके से फ्री क्लासेस हैं जो कि अनअकैडमी ऐप पर आती हैं। शाम को 8 बजे करंट अफेयर का सेशन उपलब्ध कराते हैं आपके लिए। इसको अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड PSTN यूज करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर PDF नोट्स, क्लास के लिंक्स आपको शेयर किए जाते हैं। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया तो जरूर कर लीजिएगा। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PSTN आप प्रयोग करें, आपको 10% डिस्काउंट और सभी ऑफर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं कल पॉलिटी टेस्ट में दोपहर सुबह 11 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।